अच्छा, आप लोग नए लोग हैं। अच्छा, आपका स्वागत है। देखो, अभी हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय संधि शुरू कर रहे हैं। हम भाषा पढ़ रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे जो कोई दूसरी जगह रहती हो। हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे तो समुद्र तो है नहीं, समुद्र दूसरी जगह है। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय तो दूसरी जगह है। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे तो वो तो और सैकड़ों वर्ष पहले पैदा हुए थे। हम भाषा पढ़ रहे हैं जो आपके गले में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपकी चीज है, जिसको आप रोज व्यवहार में लेते हो। हम उसको पढ़ रहे हैं। हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, खुद को पढ़ रहे हैं। हम बोलते कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं, और बोलते बोलते क्या बदल देते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन हिमालय को देखना बहुत आसान है। उसका फोटो दिखाओ, दिख जाएगा। महाराणा प्रताप का फोटो दिखाई, दिख जाएगा। महाराणा प्रताप के बारे में दो चार तथ्य लिख दो, पढ़ लेंगे। अपनी भाषा, खुद के बारे में जिसको हम बोलते हैं, उसको पहचानना ज्यादा मुश्किल है। हम तो बोल लेते हैं, अपना काम खत्म। लेकिन वो भाषा कैसी है, उसको समझने की जरूरत है। इसलिए आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिए। भाषा सबसे बारीक चीज है। ये दिमाग हमारा सॉफ्टवेयर है, तो उसका हार्डवेयर है भाषा। है तो हमारी चीज, लेकिन वो बहुत बारीक है। लेकिन जिसको बारीकी से समझने की चीज है, वो अपनी भाषा को समझ लेगा। व्याकरण भाषा का विश्लेषण है, उस भाषा का जिसको हम रोज बोलते हैं, उसका विश्लेषण है। वो विचार का विश्लेषण है। तो उस भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि ये अपने आप को जानने का तरीका है। अगर हम भाषा के बारे में जानेंगे तो हम खुद के बारे में जानेंगे। अपने आप को जानने का तरीका। उस भाषा का एक काम यह है कि अगर इधर एक शब्द है और एक शब्द और मिला, तो इस शब्द की पहली ध्वनि और इस शब्द के अंतिम ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि, ये पास पास में आती है। जब ये पास पास में आती है, दो शब्दों को हम जल्दी जल्दी बोलते हैं और पास पास में बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब, ये काम तो खराब अभी थोड़े हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखो, तीन काम होंगे। नंबर एक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका स्वभाव ऐसा है कि पास पास में आ जाएं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ए और बी मिलकर के ए बी रहेंगे। यह है थल और यह है सेना। थल सेना ही बोलेंगे। कहां परिवर्तन हुआ? इस लय में है क्या? भूल गए? हाँ, है।
और इसमें क्या है? स। स के बाद क्या आ रहा है? ए। लिपि को अच्छी तरह समझ लो। जो हम बोलते हैं वो लिखते हैं। लिखते हैं, इसमें क्या बोला जाता है इसको समझिए पहले। ये बारीकी है, नौकरी है। यहां कोई चालू ढंग से नौकरी नहीं मिल सकती। दिमाग को बहुत बारीक बनाना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा कि लय में संधि किसके साथ होगी? ए के साथ। दिखेगा लय, ये तो लय दिख रहा है, लेकिन बारीकी क्या है? लय नहीं है, ए है। बताई थी ना बात कल, उसको याद रखना पड़ेगा। ये ए है और इधर स है। ए के बाद स आए, अस 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 अस। ए का ए रहता है, स का से रहता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो सब जगह थोड़ी संधि हो जाएगी। सब जगह परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ध्वनियों में, यानी कुछ स्वरों में, कुछ व्यंजनों में, विसर्ग में परिवर्तन होता है। सब जगह परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सब जगह संधि नहीं होती। ये पहला विकल्प है। दूसरा, इसमें परिवर्तन हो जाता है, ये कुछ और बन जाता है, ये सी बन जाता है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। ऐसा भी होता है। ए और बी, इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है और सी हो जाता है। और इसी तरह से इस बी में परिवर्तन हो जाता है। ए तो ए ही रहता है, बी रह जाता है सी। इसका मतलब 4 स्थितियां बन गई। 1, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2, ए में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, बी में हो जाएगा। चौथा, दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। इस परिवर्तन को समझना संधि है। और हम बारीकी से सोचने लग जाएंगे जब अपनी भाषा के बारे में, तो इस परिवर्तन को समझ लेंगे। और परिवर्तन विकार ही संधि है। 2 शब्दों के आने पर उनके ध्वनियों में होने वाला विकार संधि कहलाता है। अब इस संधि को हम लोग समझते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये देखो यहां पर, ये कल जो बात बताई थी ना आपने, इस तय में क्या है बताओ? तय में तय और ए है, स्वर है। और यहां पर क्या है? ए। एक शब्द तो है शत। शत का अर्थ क्या होता है? 100। शतक होता है ना, उसी से सैकड़ा। शत यानी 100। ध्यान रखिए, हर तय के हल नहीं लगता। हम लोग सब बहुत सी जगह कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसके ये अलग शब्द है, इसके हल लगेगा, हल लगता है इसके, लेकिन हर तय के अंत में तय के आने पर हल नहीं लगता, इसके नहीं लगेगा। तो देखो यहां पर स्वर और स्वर की संधि हो रही है। यहां पर ये क्या है? व्यंजन। खूब जोर दो, ये स्लिप्स हैं। अगर आपने एक चीज छोड़ी बस गलती कर जाओगे। और एक भी चीज नहीं छोड़ी, 100% नंबर लोगे, नौकरी लोगे। ये देखो क्या लगा हुआ है? हल लगा हुआ। हल लगने का मतलब इसमें स्वर नहीं है, केवल शुद्ध व्यंजन है। वरना हमारी वर्णमाला में 2 चीजें होती है। कै का मतलब क्या है? इसमें 2 ध्वनियां हैं। ये लिपि है, लिखना अलग चीज है। लिखने में 2 को मिलाकर के हमने लिखने का काम किया, 2 in 1 किया है। एक व्यंजन को और एक स्वर को मिलाकर के हमने लिपि बना दी। ज्यादातर हम स्वर के साथ व्यंजन बोलते हैं,
आधा तो कभी कभार बोलते हैं हम, ज्यादातर पूरा बोलते हैं, तो फिर इसके लिए पूरा चिन्नी चुन लिया हमारे बुजुर्गों ने। तो आप देखिए, ये व्यंजन है, और इधर ये भी क्या है, व्यंजन है। तो इधर और व्यंजन मिल गए, इधर स्वर और स्वर मिल गए। अगर स्वर और स्वर मिलेंगे तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि। क्यों? मिलने पर नहीं, बदलने पर संधि का नाम है। या तो इसमें परिवर्तन होगा ए में, या इसमें होगा, और यहां तो दोनों में ही हो रहा है। ये क्या बन जाएगा बताओ? तो इसका ए मिलके क्या बन गया? आ। बदला कौन? स्वर। इधर था ए, तय में ए, और इधर था ए, और ए रे मिलके बन गया आ। ये संधि कहलाएगी स्वर संधि। आपके सामने एक शब्द आ जाएगा, पूछेंगे कौन सी संधि है, बस संधि नहीं करवाएंगे, ये पूछेंगे कौन सी संधि है। कैसे उत्तर दोगे? संधि विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करके देखोगे कि बदला कौन है। ये शब्द आ गया शताधिक, कि भैया इसमें संधि बताओ, संधि कौन सी है। तो पहले संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे? शत और अधिक। और जब शत और अधिक करोगे तो पहचानोगे कि तय में क्या है? ए है, और इधर क्या है? ए। और ए रे क्या बना है? बदला कौन है? स्वर। तो स्वर संधि है। इतना समझना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे स्वर संधि है, और ये सब समझ जाएंगे। जिसको आज ये लग रहा है कि अच्छा ये भी ढूंढो, ये भी ढूंढो, ये भी करो, इस दिमाग में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। हम केवल अपनी दिमाग की 5-6% ताकत का उपयोग करते हैं। आइंस्टाइन जिसने पूरी दुनिया बदल दी, 15% दिमाग का उपयोग किया था केवल, 85% कब्र में छोड़ के चला गया वो भी। हम तो 5-6 पे ही बस, ज्यादा लगाते ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब खुद से लड़ना, खुद को पेलना, खुद से झंझट पालना। दूसरे से तो लड़ ले, अभी अबे तबे कर दे। खुद से कौन लड़े? जो खुद से लड़ता है वो जीतता है। जो दूसरे से लड़ता है वो मूर्ख है, वो हारता है। यही नहीं कि दूसरे को हराने से हारता, नो, बहुत नुकसान होते हैं, काफी नुकसान होते हैं। अभी हमने पाकिस्तान के साथ किया, अभी जो है हमको लगा कि हम जीत गए, लेकिन हम लोग काफी अनेक तरह से बहुत सा नुकसान हमको हो चुका ऑलरेडी। बहुत से बिजनेसमैन जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उन्होंने सोचा यार इनका झगड़ा चलेगा तो फिर मेरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मनी मन सोच लिया, हो गया नुकसान। इसलिए हमारा दिमाग जो है उसको बहुत सजग रखने की जरूरत है। अब देखिए यहां क्या है, विसर्ग, इसकी अलग ही है, 2 बिंदी होती है। अब इधर ये है व्यंजन, तो विसर्ग, और इधर क्या है? ये व्यंजन है। अब इसमें देखो आगे चल करके जो परिवर्तन होगा, यहां ये क्या बनेगा? मनोयोग। योग का योग तो ऐसा ही है। परिवर्तन किस में हुआ? विसर्ग किस में बदला? ये संधि हो गई विसर्ग। यानी कौन भाग लेता है इसके आधार पर संधि का नाम नहीं है, कौन बदलता है इसके आधार पर संधि का नाम। यहां पर भाग तो इसने लिया, विसर्ग में भी और व्यंजन ने भी लिया, लेकिन फिर इसका विसर्ग व्यंजन संधि क्यों नहीं है? क्योंकि भाग लेने के आधार पर संधि के नाम नहीं है। संधि का नाम इस आधार पर बदला कौन है, और इसमें यह व्यंजन नहीं बदला तो फिर व्यंजन संधि नहीं कहेंगे हम। इसमें बदला है विसर्ग, विसर्ग ओ में चेंज हो गया, ये विसर्ग संधि है। तो आप देखिए, जिस वर्ण में परिवर्तन हो, क्या हो?
जो वर्ण भाग ले उसके आधार पर संधि का नाम नहीं है। भाग तो ले रहे हैं स्वर भी और विसर्ग भी, लेकिन उसके आधार पे नाम नहीं है। नामकरण है ये, जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं आपको संधि, राइट। देखो सूर्योदय के दो संधि अगर विच्छेद करेंगे तो एक ये है सूर्य और दै, लेकिन दै कोई शब्द नहीं है। हमें अर्थ के साथ चलना पड़ेगा हमेशा। भाषा केवल नियम से नहीं चलती, भाषा चलती है, पहली चीज है अर्थ। भाषा को अगर पढ़ना है, संधि को पढ़ना है, उपसर्ग को पढ़ना है, तो पहले क्या आएगा? अर्थ। दूसरा क्या आएगा? ये भाषा को, व्याकरण को पढ़ने का तरीका है। हम इसको नियम न समझ लें, केवल जो नियम को लेकर के चलेगा वो फेल हो जाएगा। नियम के पहले क्या काम करना पड़ेगा? अर्थ। अर्थ से फैसला करेंगे कि सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्योदय करे या सूर्य उदय करें। सूर्योदय का अर्थ क्या होता है? सूरज का उदय होना। तो सूर्योदय में उदय शब्द है, दय शब्द नहीं है। इसका मतलब इसका संधि विच्छेद ये नहीं चलेगा। ये कौन तय करेगा? अर्थ तय करेगा। नियम के अनुसार सो दोनों ही संधि विच्छेद हो सकते हैं। ये जो विसर्ग है ये भी ओ में चेंज हो सकता है, और एर ऊ भी वो भी चेंज हो सकता है। दो ओ जो है दो चीजों से बनता है, एक एर ऊ से और एक विसर्ग से। आपको फैसला करना पड़ेगा, और इसका तय कौन करेगा? अर्थ। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का उदय होना, तो उसमें दय शब्द नहीं है, उदय है। तो फिर संधि किसके साथ हो रही है? संधि हो रही है यस, संधि हो रही है एर ऊ के साथ। इसका लिए संधि कौन सी है? स्वर संधि। एर ऊ स्वर है और वो ओ में बदले हैं। इसका मतलब सूर्योदय का ओ है, ये विसर्ग संधि नहीं है। लेकिन ये जो मनोविकार है ये विसर्ग संधि है, ये मनोविकार है। यहां पर शब्द क्या है? विकार। तो फिर ये बना किससे होगा? विसर्ग से। विकार पैदा हुआ, मन में विकार पैदा हुआ, मन में कोई भाव आया, उसको मनोविकार कहते हैं। इसका मतलब ध्यान रखिए, अगर आपने दिमाग अर्थ वाला नहीं लगाया तो आप मनोविकार में अगर विसर्ग संधि मान रहे हैं तो हम सूर्योदय में भी विसर्ग संधि मान लेंगे। लेकिन नहीं, वहां विकार अलग शब्द है। तो फिर ओ किससे बना होगा? ओ विसर्ग से बना होगा। और वहां पर सूर्य उदय में उदय शब्द है, तो उदय शब्द ऊ आ गया, तो फिर इसका मतलब एर ऊ ओ बना होगा। ये दिमाग हमारे पास होना चाहिए। देखिए, संधि की पहचान कैसे करें, यह प्रश्न आ चुका है 3rd ग्रेड में। संधि की पहचान कैसे करें? नंबर 1 क्या करें? पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर पहचाने कि किस वर्ण, वर्ण का मतलब क्या? ये तय करें पहले। देखिए, ये रविंद्र शब्द है। पहले तो शब्द शुद्धि समझ लीजिए। बहुत लोग बोलते ही क्या हम रविंद्र बोलते हैं। रविंद्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रविंद्र। गलत बोलते हैं, और रविंद्र में छोटी मान लेते हैं। रविंद्र छोटी तो बोल रहे हैं। अगर बड़ी बोलते
तो रविंद्र बोलते हैं, रविंद्र बोलते ही नहीं, हम बोलते हैं रविंद्र, ए रविंद्र इधर आ, रविंद्र। छोटी बोलते हैं अशुद्ध, और यह अशुद्ध लिखते हैं, यह शुद्ध शब्द है, शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी इसमें, तो पढ़ना पड़ेगा और समझ सकते हैं। अब इसमें दिग्दर्शन में ये जो दर्शन है, ये तो ये रहा, ऐसा कैसा ही हुआ, चेंज किस में हुआ, कै किस में बदल गया, ये संधि विच्छेद किया आपने। और दिक दर्शन में आपने देखा कि कै, ये दिक और दर्शन संधि विच्छेद होगा, और कै बदला गै में, तो व्यंजन किस में परिवर्तन हुआ, व्यंजन में, तो संधि क्या है, और ये दिगंतर, एक दिशा और दूसरी दिशा में जो अंतर है, गैप, एक दिशा उत्तर की दिशा इधर है, पूर्व की दिशा इधर है, तो आप देखिए ये क्या है, ये व्यंजन है, और ये क्या है, ये स्वर है। परिवर्तन किस में हुआ यहां पर, ये ए इसमें है क्या, है, कहां किस में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए तो ए है, नौकरी ऐसे नहीं है भाई साहब, अपनी भाषा है और उसको समझा जा सकता है, लेकिन समझना हमें पड़ेगा, और उसको ढीले दिमाग से नहीं समझ सकते, ढीला दिमाग गलती करवाएगा, नेगेटिव मार्किंग करवाएगा। अब आप आइए स्वर संधि, कितने भेद है इसमें, 5। देखो क्या है, ये हमारे 11 स्वर है हमारे, संस्कृत में दीर्घ भी होता है, लेकिन ये हमारे भी हिंदी की, हम संस्कृत में केवल वही संधि पढ़ते हैं, कुछ संधियों को छोड़ देते हैं जो संस्कृत में चलती है, केवल उन्हीं शब्दों की संधि पढ़ते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हम करते हैं। बहुत से शब्द संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में नहीं काम में लेते, हालांकि वो बहुत कम शब्द है, लेकिन फिर भी तो ये समझे कि 95% संधि वही है, 5% संधि संस्कृत वालों को अलग से पढ़नी पड़ती है। अब देखो इसके 5 भेद दे रखे हैं, ये 5 भेद कैसे होंगे, क्या सिस्टमैटिक हमारे लोगों ने इस संधि को पाणिनि ने किया है। पहले उन्होंने देखा कि यार ये जो आपस में ये मिल जाते हैं, ए और आ में ज्यादा अंतर नहीं, ए आ, ई और ई में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, इसको कम समय देते हैं, इसको ज्यादा देते हैं, ई ई ई ई ई ई, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा लगता है, कम समय ज्यादा, कम समय ज्यादा। और इसका परिणाम, इसके 2 स्वर हो गए, 2 प्रकार, यह है रस्व, रस्व का मतलब है कम समय वाला, और ये क्या है, दीर्घ का मतलब है हम लोग इसको छोटा और बड़ा कह देते हैं। छोटा और बड़ा किस दृष्टि से, समय की दृष्टि से। इसको बोलते हैं ए, 1 सेकंड ए, इसको बोलते हैं आ, 2 सेकंड लगते हैं, ए आ, ई ई, ऊ ऊ, समय ज्यादा लगता है। अब समय ज्यादा लगता है, तो अगर ये दोनों आपस में आएंगे तो ज्यादा समय इसमें लग रहा है, तो ज्यादा ही समय लग गया। ये दोनों आपस में संधि करेंगे तो ये ज्यादा ई वाली बन जाएगी, और ये आपस में संधि करेंगे ये बन जाएगा। ये पहली संधि है 5 में से, इसका परिणाम क्या निकला, ये रस्व है और ये क्या है, दीर्घ। परिणाम क्या निकला, दीर्घ। ये रस्व है और ये दीर्घ है, परिणाम क्या निकला, दीर्घ। ये रस्व है
और ये दीर्घ है, और परिणाम क्या निकला? अगर रस्व और दीर्घ आपस में मिलेंगे तो परिणाम दीर्घ होगा। इसलिए पहली संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं दीर्घ संधि। अरे दीर्घ क्या, स्वर। दीर्घ व्यंजन थोड़े होते हैं, दीर्घ विसर्ग थोड़े होता है। दीर्घ कौन होते हैं? स्वरों का प्रकार है कम समय और ज्यादा बोलने का, रस्व और दीर्घ का। इसलिए संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। अब ध्यान दीजिए, ये संधि कौन सी है, इसको दो तरीके से पहचानोगे। पहला तो बता दिया, संधि विच्छेद करके परिवर्तन किस में हुआ था, स्वर में, व्यंजन में या विसर्ग में। अब स्वर संधि के अगर प्रकार ढूंढोगे तो परिवर्तन किस में हुआ था इस आधार पर नहीं होगा। परिवर्तन क्या हुआ था? परिवर्तन क्या हुआ? रस्व और दीर्घ मिलके क्या बन गए? परिणाम के आधार पर संधि का नाम होगा। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का तय कैसे करेंगे? परिवर्तन किस में हुआ है, स्वर में हुआ है, व्यंजन में हुआ है या विसर्ग, बदला कौन है। और स्वर संधि की पहचान किस में करेंगे? परिवर्तन क्या हुआ है। और परिवर्तन रस्व और दीर्घ मिले और परिवर्तन हो गया दीर्घ। रस्व और दीर्घ मिल गए, परिवर्तन हुआ दीर्घ। दीर्घ तो जिस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता हो उस संधि का नाम क्या है? किसके आधार पर? तो दो प्रकार का छांटना हो गया। पहला तो यह कि यह स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, और वो किसके आधार पर? परिवर्तन किस में? स्वर में हुआ कि व्यंजन में हुआ कि विसर्ग, बदला कौन है? इस आधार पे तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग का निकलेंगे। अब प्रकार व्यंजन संधि के नहीं है, प्रकार विसर्ग संधि का भी नहीं है। इन तीनों में प्रकार किसका है? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, संधियां टोटल 7। 5 स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग का तो झंझट खत्म हुआ, लेकिन स्वर संधि के 5 प्रकार है। अब 5 प्रकारों को छांटोगे कैसे, किसके आधार पर? बारीकी है भाई साहब। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि का परिणाम इस आधार पर छांटेंगे कि बदला कौन है, और स्वर संधि का कौन सी स्वर संधि है इस आधार पर छांटेंगे कि परिणाम क्या निकला है। ये पहली कौन सी संधि है? परिणाम क्या निकला? यह है रस्व स्वर। अगर ये रस्व ए और ए भी मिले तो भी ये रस्व स्वर संधि नहीं है, जबकि ये भी रस्व ये भी रस्व है, क्योंकि इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकल गया। इसलिए संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बगैर 100% मार्क्स नहीं ले सकते। आपका टारगेट 100% मार्क्स होना चाहिए, तब आप 90, 92, 95 तक पहुंचेंगे। और जब तक 90 नहीं है तब तक नौकरी नहीं है। वो 90 होते होते फिर पता नहीं दूसरे और सब्जेक्ट में कहां छोगे, कहीं याद नहीं आएगा। इसमें 100% लेना है, क्योंकि मेमोरी वाला मामला तो याद आए और नहीं आए, वहां पर आप अपनी नौकरी को तय नहीं कर सकते। लेकिन यहां यह आपकी समझ का मसला है, इसलिए अपनी समझ को कमजोर नहीं रखना। 100% जिसको नौकरी लेनी है
उसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर नहीं मिल सकती। इसलिए जीके वाला मामला होता है, आईएएस का, आरएस का, आरएस प्री देते हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर में सभी आएगा जीके, औरों में जीके आएगा। कहां वो 90% आ सकता है किसी का? व्याकरण में 90% आ सकता है, जीके में नहीं आ सकता। मेमोरी बेस्ड, कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। इसलिए जिसको नौकरी लेनी है उसको 100% टारगेट केवल व्याकरण जैसे समझ वाले मामलों में ही हो सकता है। हमारा अधिकार समझ पे तो है, मेमोरी पे उतना नहीं है। अब देखिए, अगर ए और आ के बाद ई और ई मिले तो परिणाम क्या निकलता है? इसकी क्वालिटी बदल गई जी। यहां क्वालिटी नहीं बदली, यहां इन्हीं में से आ गया, इन्हीं में से निकला परिणाम। तो गुण कहां बदला? यहां गुण बदल गया, यहां यह है ए और यहां क्या है, और परिणाम क्या निकल गया? यहां ये नहीं हुआ, यहां ए और यहां है बी और परिणाम क्या निकला? बी। यही तो निकला। ए और आ में से आई तो निकला, ई और ई में से ई तो निकला, ऊ और ऊ में से ऊ तो निकला। इन्हीं दोनों में से एक परिणाम आएगा और वो आएगा दीर्घ स्वर। यहां ऐसा नहीं है, यहां गुण बदल गया। क्वालिटी इसका नाम है गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर कहलाते हैं संस्कृत में। जिसका परिणाम दीर्घ स्वर होता हो और जिसका परिणाम ए और ओ गुण स्वर होता हो, परिणाम परिणाम के आधार पर नामकरण। और ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं सी। न ये बनेगा और न ये बनेगा। ये ए और बी मिलके क्या बन गए? सी बन गए। न ये बनेगा न ये बनेगा, नया बन गया। और यहां तो और भी क्रांति हो गई। ये री तो क्या है? स्वर है, और ये बदल किस में गया? री तो रह, व्यंजन बदल गया, बिल्कुल ही गुण बदल गया। तो आप देखें कि जिसकी बिल्कुल ए और बी सी हो जाता है वो गुण स्वर संधि है। ये ए और आ, अगर इसके बाद ए और आई आए तो इसी में से आएगा। ए और आ के बाद ओ और औ आए, इसी में से आएगा। और इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर। वृद्धि क्यों बोलते हैं? थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं। इसका उच्चारण क्या है? आई। ऐसे शुरू करते और ई तक जाते हैं, आई। इसका क्या है? औ। एक से शुरू करते दूसरे तक बढ़ जाते हैं। इस वृद्धि के कारण आई और औ को कहते हैं वृद्धि स्वर। और जिस संधि का परिणाम ये आएगा यहां पर, इस पे खूब परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं, खूब। ये आ चुका प्रश्न, फिर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं एर उ क्या होता है? ओ गुण संधि है। ये रहा, ये पीछे वाला देखिए, ये ए, ये ए, और ये रहा ऊ। क्या बना? ओ। ये तो कायदे की नियम की बात है। एरू तो ओ होता है, लेकिन यहां देखो क्या हो गया? ओ हो गया।
ये हो गया अपवाद। और संधि कौन सी हो गई? यानी ए और ऊ की संधि गुण होती हो नो। संधि इस बात पे तय करेंगे कि नतीजा क्या निकला है। ये नतीजा निकला ओ, यहां है ए और यहां क्या है, और एर ऊ सामान्यतः क्या बनता है, और ओ कौन सा कहलाता है? गुण स्वर संधि। जिसकी नई नई शादी हुई हो, नवोड़ा है, अभी किचन में भी नहीं भेजा चाय बनाने के लिए, आई है अभी तो, सास जी बना के, ननद जी बना करके चाय पिला रही है उसको, वो नवोड़ा है। नवोड़ा लंबी लंबियों, हाथ पूरा भर के चूड़ियां पहने हुए है, उन्हीं को संभालने में लगी रहती है, नवोड़ा। ओ नवविवाहित स्त्री, गुण संधि है। और हमारे इन बुजुर्गों ने इसको ओ नहीं बोला। अगर वो ऐसा बोलते तो गुण संधि होती ओ, लेकिन वो तो औ बोल गए, गलती से बोल गए। परिणाम क्या निकला? औ। और औ कौन सा स्वर होता है? वृद्धि स्वर। इसलिए संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। इसका मतलब परिणाम भाग लेने पे नहीं है। भाग में तो दोनों में, यहां भी ए है, रे में ए है और यहां भी ऊ है, दोनों में ए रू ही भाग ले रहे हैं, ए रू। लेकिन इसका परिणाम अगर वो है तो ये गुण स्वर संधि, और इसका परिणाम औ है तो वृद्धि स्वर संधि, और इसमें ए है, यहां पर ए रू ओ बन रहा है, तो ओ होता है गुण स्वर संधि। जहां ओ आएगा वह है गुण स्वर संधि, और जहां औ दो मात्रा आ गई वो हो गई वृद्धि स्वर संधि। यहां नौकरी है साफ, थोड़ा सा भी इधर हुआ दिख, जानते हो कि नहीं आप? तो जिसका परिणाम, ये कैसे लिखी जाती है और ये स्वर कैसे लिखा जाता है? ऐसे आएगा ही संधि होने पर। आई कैसे लिखी जाती है? दो मात्रा के रूप में। और ये कैसे लिखी जाती है? दो मात्रा और ऊपर नीचे औ। यह है वृद्धि स्वर, और जिसका परिणाम आई और औ दो मात्रा वाला होता है वो कहलाता है वृद्धि स्वर संधि। ये बेसिक चीजें हैं, इन पे परीक्षा अब प्रश्न आ रहे हैं। पहले लोग एग्जामिनर संधि विच्छेद संधि करवाने पे तुले रहते थे, अब वो कह रहे हैं यार ये बेसिक चीजें भी इनको आती है कि नहीं, और इस पर प्रश्न आने लग गए। मैं तो शुरू से ऐसे ही पढ़ाता था। अब देखो यहां ये चौथा रूप आ रहा है स्वर संधि के 5 प्रकार। अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं, फिर एक एक संधि के खूब अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे। अब साथ ही तो संधि सीखनी है, और साथ संधि के सीखने का मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर में कम से कम 25-30 प्रश्न, कुछ संधि के, कुछ उपसर्ग के, कुछ प्रत्यय के, कुछ शब्द शुद्धि के। पटवार में 10-12 प्रश्न। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मुझे कोई जल्दी चलने की नहीं है इसमें, जल्दी आपको भी ये क्या हो रहा है, आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो हुआ ही नहीं। मुझे नौकरी पढ़ानी है भाई साहब, संधि नहीं पढ़ानी। इस संधि के जरिए कहां कहां आपके दिमाग को कैसे कैसे पूछा जाएगा, उस दिमाग को तैयार करने का काम है। ये देखो यहां तो क्रांति हो गई। अभी तक इन 3 स्वरों में स्वर स्वर में ही बदल रहे थे, इसलिए उनका नाम था स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि नहीं है। इसका नाम क्या है? यण। यण किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में कोड किया गया। ये जो येरल है 4 फुटकर व्यंजन है हमारे, और इन चारों को हमारे उन्होंने क्या नाम रखा? यण। इसके आधार पर
ग्रुप बना दिया उन्होंने, यारेलेवे का ग्रुप बना दिया और उसको कहा यण। अब मामला है परिणाम के आधार पर। जिस संधि का परिणाम यारेलेवे अर्थात यण होता हो, उस संधि का नाम क्या है? यण का मतलब क्या है? अब देखो थोड़ा जो अंतर है, 95% बताया था मैंने संस्कृत में और हिंदी में अंतर, 5% में यह है कि ये जो री है ये स्वर है संस्कृत का, री स्वर है, इसका उच्चारण है री, री। इसको हम हिंदी में नहीं बोलते, इसलिए संधि को पढ़ते भी नहीं। हम तो केवल यही पढ़ते हैं, ये बार है, बस इतनी माइनस हो जाएगी और संस्कृत वाले संधि को पढ़ेंगे। री आकृति लाकृति बनता है। लाकृति शब्द संस्कृत में चलता है, हिंदी में चलता ही नहीं। तो जो हिंदी में शब्द चलते ही नहीं, संधि को हम जबरदस्ती हिंदी में क्यों पढ़े? वो संस्कृत पढ़े, थोड़ा सा अंतर। तो देखो आप, इस संधि का नाम यण स्वर संधि नहीं है। क्या नाम है इसका? क्योंकि यण क्या होते हैं? यण तो स्वर होते ही नहीं है, यण तो व्यंजन होते हैं। तो फिर यण के आगे स्वर कैसे लग जाएगा? लग ही नहीं सकता। यण तो व्यंजन होते हैं, यारेलेवे तो व्यंजन है, परिणाम तो व्यंजन निकला। भाग ले रहे स्वर, ये स्वर भाग रहे, ये रहा स्वर। और कोई दूसरा आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, असमान स्वर, ई और ई के बाद ई और ई नहीं आए। ई और ई आएगा तो दीर्घी हो जाएगी, तो पढ़ चुके हम। ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ नहीं आए, वो तो हो दीर्घ संधि, बड़ा ऊ बन जाएगा। लेकिन समान स्वर को छोड़कर, अगर समान स्वर को छोड़कर असमान स्वर आए, क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, समान मीन्स यही, असमान मीन्स इसको छोड़ करके अन्य। अगर इसको छोड़ करके अन्य आ जाएगा तो ये छोटी और बड़ी अब ई में नहीं बदलने वाली, ये किस में बदलेगी? यह में। और यह क्या है? व्यंजन है। ऊ और ऊ बड़े ऊ में नहीं बदलने वाला, किस में बदलेगा? ये वह में। और वह क्या है? व्यंजन है। और री किस में बदलेगा? और रह है व्यंजन। और यारेलेवे व्यंजन को हम कहते हैं यण, इसलिए यण संधि है। और री की संधि, ली स्वर संधि केवल संस्कृत में प्रचलित है, हिंदी में नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अंतिम 5वीं संधि है अयादि संधि। अयादि का मतलब क्या हुआ? ये और आ मिल के क्या बना? ये और आ मिल के या। अगर यह व्यंजन के आस्वर लगेगा तो क्या बनेगा? या। ये रहा। अयादि का संधि का मतलब क्या हुआ? जिसका परिणाम आदि होता हो। आदि मीन्स एटसेट्रा, और वो एटसेट्रा क्या है? ये तो क्या रहा? आय। और ये सब क्या रहे? ये आदि में एटसेट्रा। एटसेट्रा में क्या क्या है? आय, आओ, आओ। तो जिसका परिणाम आय, आय, आओ, आओ होता हो। अब इतने लंबे चौड़े के लिए क्या नाम रख दिया उन्होंने? आय आदि। आदि का मतलब ये रहा, इसको संधि कहते हैं आय आदि संधि। अब अयादि भी स्वर संधि नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये तो व्यंजन है। तो फिर व्यंजन को आप स्वर कैसे कहोगे? इसलिए इसका नाम भी अयादि संधि है। इसका मतलब स्वर संधि की जो 5 संधियां हैं उसमें 3 में तो स्वर है। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर।
और दो में स्वर नहीं है, दो के परिणाम व्यंजन हो जाते हैं, उनका नाम है यण और अयान। देखो कितना साइंटिफिक ढंग से मैं संस्कृत की व्याकरण, पाणिनि की व्याकरण को पढ़ा रहा हूं आप। इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस ढंग से इसका साइंटिफिक नाम रखा। जहां परिवर्तन स्वर हो रहा है वहां पर स्वर संधि नाम है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और जहां परिणाम स्वर हो ही नहीं रहा, व्यंजन में आ गया, वहां परिणाम ही व्यंजन में आ गया, तो उसका नाम नहीं है, क्योंकि संधि का नामकरण किस आधार पे है? परिणाम के आधार पे। 3 में तो स्वर परिणाम होता है और 2 में व्यंजन में बदल जाता है, इसलिए ये। तो आप देखिए, ए के बाद अगर कोई भी, ए के बाद ए नहीं आए, ए के बाद ए आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ए के बाद ए को छोड़ करके और कोई आ जाए, यानी ए आ जाए, ऊ आ जाए और ई आ जाए, तो ए किस्म बदलेगा, आए। ऐसे आई के बाद और कोई आ जाए, यही आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो आई किस्म बदलेगा, आए। और ओ के बाद और कोई ओ को छोड़ के आ जाए तो ओ बदलेगा औ में, और औ बदलेगा आव में। हम इस एक एक संधि को मास्टरी के लेवल पर सीखेंगे, क्योंकि संधि को सीखने का मतलब है व्याकरण का कम से कम 20% भाग को मजबूत कर लेना। वहां गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। आप लोग घर पे जाकर के इन सब चीजों को पढ़िए, आपके पास किताब भी होगी। अगर आपने रोज नहीं दोहराया तो आपके दिमाग में से 40-50% उड़ जाएगा। हमारे दिमाग में ये जो है, यहां पर ये माइक्रोन है, हमारी जो है न्यूरॉन्स है, छोटे छोटे कण, छोटे, जिनको आंखों से नहीं देख सकते, आंख से भी नहीं देख सकते। हमारा छोटा सा दिमाग है, 1.5-2 किलो का, और इसमें 6.5, हमारे 6.5 जो हमारे करोड़, 6.5 करोड़ ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स, और हम जब जो लर्न करते हैं वो सब इसमें चले जाते हैं, फिट होते हैं, लेकिन ये हिलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहती, और इसमें से सब गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ होते ही क्या हुआ, भूल जाते। तो जब आप सीखते हो यहां पर, क्या समझ में आ रहा है? और इसको तो कभी नहीं भूलेंगे ना, भूलेंगे, क्योंकि आपका स्थिर नहीं है, हिल रहा है। इसलिए इसको स्थिर रखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? घर पर दोहराना पड़ेगा। तो ये उड़ गया, दोहराया, फिर वापस सेट हो गया, ये मैं बता चुका हूं। फिर आप इसको दोहराया, ये भी ऐसा गड़बड़ हो गया, फिर दोहराया, फिर ये सेट हो गया। हमको हमारे न्यूरॉन्स को, जिनमें हमारी मेमोरी जाके छिप के रहती है, उसको बराबर एक्टिव करना पड़ेगा। वो सब बिगड़ते रहते हैं, धुंधले होते रहते हैं, तो फिर उनको पक्का करने के लिए दोहराना पड़ेगा। मैंने आज जो पढ़ाया, जो भी टीचर यहां पर पढ़ाए, 100% समझने का एहसास होने के बाद भी आप ये मानिए कि आपका दिमाग भूलेगा। अगर ये दिमाग भूले नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, तो हम पागल हो जाएंगे, और अगर हम भूल गए तो हम फेल हो जाएंगे। अगर नहीं भूले तो पागल हो गए, और भूल गए तो, इसलिए भाई साहब, पागलपन से बचने के लिए तो भूलना जरूरी है, और प्रकृति ने आपको भूलने के लिए बनाया है। अगर भूलेंगे नहीं, डिलीट, तो इसलिए ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है। जैसे मोबाइल में तो ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको खुद को करना पड़ता है। यहां पर प्रकृति का ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक, यार ये काम का नहीं, हटा रहे, ये काम का नहीं, हटा रहे, ये परीक्षा हो गई, अभी संधि फंदी अपने काम में नहीं आएगी, हटा रहे। और जो ही नौकरी लगी और उसके 2-4 महीने के बाद में काफी चीजों को भूल जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहता है यार हो गया काम, तो हट जाएगा, भूल जाएगा। और जब तक भूलो नहीं, अभी तो याद आएगा, 2 दिन बाद परीक्षा है, याद रखो, स्ट्रेस करते हो तो याद रहेगा। तो दिमाग डिलीट मारता रहता है। तो बहुत से लोग मन मर्जी से नहीं पढ़ रहे, दुखी होके पढ़ रहे,
कि संधि पढ़नी पड़ेगी, क्या पता यार, यण फैन क्या है, क्या है यण? हमें तो नौकरी दे दो, काय की यण? हमें यण नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो नौकरी लेने के लिए आए आप, तो आपका दिमाग अनकॉन्शियस माइंड है, वो पढ़ना नहीं चाहता, जो वो पढ़ना नहीं चाहता वो डिलीट मारेगा, हटाओ इसको, यण फण को। और दूसरे दिन यण याद नहीं है, यण में क्या होता है, तो फिर आपको दोहराना पड़ेगा, फिर मुझे भी दोहराना पड़ेगा। इसलिए बहुत सी चीजें मैं दोहराऊंगा, मुझसे कई गुना आप दोहराएंगे, तब जाकर के ये मामला यहां टिकेगा परीक्षा तक, और तब जाके नौकरी मिलेगी। मैं बिल्कुल दिमाग की साफ बात कह रहा हूं। बहुत लोग जो रुचि से नहीं पढ़ रहे, जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, उसका दिमाग डिलीट मारता जाएगा इनको। और जो लोग रुचि से पढ़ेंगे उनकी मेमोरी लंबे समय तक चलेगी। यार ये इतनी बढ़िया चीज है, खूबसूरत चीज है, अरे यार मैं इसको याद रखूं, सजा क्या कमाल है यार। यण क्या होता है मुझे पता होना चाहिए यार, यण क्या होता है यार, बताऊंगा 10 को बताऊंगा यार, बताइए यण क्या होता है? या पता नहीं, मैं बताता हूं यण क्या होता है। यार लेवे को कहते हैं यण। ये अयादी क्या होते हैं इनका यार? अयादी होती है, एक संधि उंधी होती है। बना कैसे बताओ, अयादी कैसे बना? ये अय और आदि से बना। ये आदि में कौन कौन है? आय और आ, ये आदि में होते हैं। मैं बताता हूं, जब आप इस मोड में आ जाते हैं, इस मूड में आते हैं, तब आपकी मेमोरी शार्प होती है, नौकरी लेते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के सबको निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर नौकरी के लिए मत पढ़िए, यहां पर सीखने के लिए पढ़िए। नौकरी के लिए पढ़ोगे बहुत जल्दी भूल जाओगे, सीखने के लिए पढ़ोगे, सीखने में मजे लोगे, मेमोरी में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस दूसरे तरीके से अगर आप रुचि से पढ़ोगे और याद रह गया तो नौकरी तो मिल ही गई ना। और नौकरी के लिए पढ़ा और याद नहीं रहा तो फिर नौकरी गई ना। इसलिए सीखने के लिए, मजे लेने के लिए पढ़िए और नौकरी प्राप्त कीजिए। कल से हम लोग दीर्घ स्वर संधि शुरू करेंगे। ओके, राइट।